नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। ये जो है सेकंड लेक्चर है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग सीरीज़ का। इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में देखेंगे और एक तरीके से ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि मटेरियल्स आप किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं और साथ ही साथ उनके बारे में वो जो कैटेगरीज हैं जैसे मेटल्स है, पॉलीमर्स है, उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें मटेरियल्स जो क्लासिफाई किए जाते हैं वो इन बेसिकली 4 तरीके से क्लासिफाई हम उनको करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या होता है आपका मेटल्स का, फिर सिरामिक्स, पॉलीमर्स और फिर आता है आपके कंपोजिट्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मटेरियल में एक और बीच में ये क्लासिफिकेशन रहता है नॉन मेटल्स का आपका। ठीक है, जिसमें गैसेस आप आ जाती हैं आपकी, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई आपकी। ठीक है, उसके अलावा फिर कुछ सॉलिड मटेरियल्स भी आते हैं जैसे सल्फ़र हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके के जो नॉन मेटल्स हैं वो भी आते हैं, पर उनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में इस मटेरियल साइंस कोर्स में नहीं पढ़ना होता। हमें बस कुछ ऐसे मटेरियल्स पढ़ने होते हैं नॉन मेटल्स में जो कि क्या होते हैं, हमारा मेटल अलॉयज़ बनाने के काम आते हैं। अब जैसे स्टील है, स्टील किसका अलॉय है? आयरन और कार्बन का अलॉय है, और कार्बन जो है वो आपका क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, बस इतना पढ़ना होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो नॉन मेटल की क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक कंपोजिट्स के बारे में बता दूं। अगर बेसिक क्लासिफिकेशन देखें तो यही 3 होती हैं, मेटल्स, सिरामिक्स और पॉलीमर। अब इन 3 के कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, चाहे मेटल और सिरामिक का कॉम्बिनेशन ले लो या मेटल पॉलीमर का कॉम्बिनेशन ले लो, किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन या 2 से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? कंपोजिट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। अब अगर मैं मेटल्स की बात करूं, सब जानते हैं कि हमारे मेटल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। आयरन है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टाइटेनियम, टंगस्टन बात करें तो वो सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं? मेटल्स के। ठीक है, अराउंड 2/3 ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो हैं, हमारे जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें 2/3 जो हैं वो क्या हैं? मेटल्स हैं। ठीक है, और अराउंड 24% मास ऑफ द प्लैनेट जो है वो क्या है? मेटल्स हैं हमारे। अब अगर मेटल की प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? स्ट्रेंथ हो गई, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टफनेस, ये सब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको मेटल्स में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मेटल्स की डेफिनेशन भी बेसिकली यहाँ से आती है कि मेटल्स वो मटेरियल्स है जिनके पास काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट आर फ्री टू मूव इजीली फ्रॉम वन एटम टू नेक्स्ट। ठीक है, मतलब वो फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी, इनको नॉन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है। नॉन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एटम से अटैच्ड नहीं है, वो क्या है? फ्री टू मूव है, वो एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो एक प्रॉपर्टी होती है या यही एक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है मेटल्स की, वो उन्हें कई तरीके की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देती है मेटल को? उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बनाती है। ठीक है, लस्ट्रस अपीयरेंस, जो उसका ब्राइट चमकीला अपीयरेंस होता है मेटल्स का, वो किस वजह से होता है? इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की, जो कि एक पर्टिकुलर एटम से अटैच नहीं है, वो फ्री टू मूव है, तो यही उन्हें इस तरीके की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो थी हमारी वो क्या थी? आपकी सिरामिक्स की थी। ठीक है, सिरामिक्स अगर ट्रेडिशनली बात करें, पुराने टाइम में किस तरीके से डिफाइन किया जाता था सिरामिक को? एन इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर्ड मटेरियल्स। किसी भी पाउडर्ड मटेरियल से अगर हम कोई सॉलिड बनाते थे
उस पाउडर्ड मटेरियल को हीट करके हम क्या करते थे, कोई सॉलिड बनाते थे, उसको क्या बोला जाता था, सिरेमिक बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिरेमिक जो है वो इस ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या होता था, पॉटरी होता था। जनरली पुराने टाइम में सिरेमिक्स का जो यूज होता था वो पॉटरी के लिए होता था। चाइना क्ले की जो आपकी कप प्लेट्स वगैरह जो बनती थी उन्हें जनरली सिरेमिक्स से बनाया जाता है। ठीक है, पर आज के टाइम में उसकी डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा बदल गई है। ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम में क्या था, सिर्फ कुछ सिरेमिक्स के एग्जाम्पल थे हमारे पास, जो कि पोर्सलिन टाइप के जो एग्जाम्पल थे, जिनसे आपकी कप प्लेट्स वगैरह, पॉटरी वगैरह बनती थी, तो उसकी डेफिनेशन भी लिमिटेड थी। पर आज के टाइम में क्या है, उसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आया है। वो क्या है, वो यहाँ पे देखते हैं। जनरली जो सिरेमिक्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिस्टल और अमॉर्फस जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। पर अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि ये जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कंपाउंड्स हैं फॉर्म्ड बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। पहले तो क्या कंसीडर किया था, उन्हें नॉन मेटेलिक ही कंसीडर किया जाता था, पर अब उनकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब क्या है, ये कंपाउंड्स हैं बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट। जैसे कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को मिला के आपका एल्यूमिना बना देते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन मिला के आपका क्या हो गया, कैल्सिया बन गया। ठीक है, सिलिकॉन नाइट्राइड जो है वो एक सिरेमिक का एग्जाम्पल है। तो ये क्या होता है, आपका सिरेमिक होता है। अब अगर मैं बात करूं, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन, किस तरीके से आप वो सिरेमिक बना रहे हो, मटेरियल बना रहे हो, उसके हिसाब से वो डेंस भी हो सकता है, लाइट वेट भी हो सकता है। ठीक है, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और एक्सीलेंट स्ट्रेंथ, हार्डनेस प्रॉपर्टीज होती हैं। एक चीज जो देखी गई है वो क्या है कि जनरली ये ऑफ ब्रिटल नेचर के होते हैं। ठीक है, और सिरेमिक्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म टू सर्व एज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटीरियल और इंसुलेटर, मतलब एज अ इंसुलेटर भी ये काम करते हैं और कंडक्टिव मटीरियल की तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से इनका एप्लीकेशंस भी काफ़ी वाइड हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे कि दे आर मोर रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर एंड हार्श एनवायरनमेंट देन मेटल्स एंड पॉलीमर्स। मतलब कि क्या होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे भी ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनका जो एप्लीकेशंस है वो क्या कर देता है, काफ़ी इंक्रीज कर देता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो किसकी आती है, पॉलीमर्स की आती है। ठीक है, पॉलीमर जो वर्ड है वो बेसिकली क्या मीन करता है, मैनी पार्ट्स। मतलब एक ऐसा मटेरियल आप बना रहे हो जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूनिट से मिलके बना है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, वही क्या होती जाती है, आपकी बहुत बार रिपीट होती जाती है। तो वो किसको फॉर्म करती है, पॉलीमर। ठीक है, मतलब एक मोनोमेरिक यूनिट जो होती है वो बार बार रिपीट होके एक पॉलीमर बनाती है। ठीक है, जो कि आपस में क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ठीक, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे पॉलीमर्स के बारे में भी, अभी हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बस। ठीक है, अब जनरली जो है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्लास्टिक्स और इलास्टोमर्स। ठीक है, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, मतलब जनरली वो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनको आप फॉर्मिंग या मोल्डिंग से किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें प्लास्टिक्स की तो वो क्या होता है, पॉलीथीन होता है, पॉलीइथाइलिन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। इलास्टोमर्स और रबर्स क्या होते हैं, बेसिकली उनमें अगर कोई फोर्स लगाते हो आप तो लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और जैसे ही वो आप फोर्स हटाते हो वो अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। आप यहाँ से ही देख सकते हैं प्लास्टिक का क्या मतलब है कि एक बार आपने उसकी शेप को चेंज किया, उसने दोबारा अपनी शेप को रीगेन नहीं किया। इलास्टोमर्स का क्या मतलब है कि आपने उन पे फोर्स लगाया तो काफ़ी अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिला, और जैसे ही वो फोर्स हटी तो काफ़ी हद तक वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेते हैं।
ठीक। अगर हम पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो क्या होते हैं, लेस डेंस होते हैं, कोरोजन वगैरह को रेजिस्ट करते हैं वो, ठीक है, ह्यूमन टिश्यू से कंपैटिबल होते हैं। कई बायो मटीरियल्स जो हम बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी लगते हैं, कई बायो मटीरियल्स, तो उनमें पॉलीमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपैटिबल होते हैं ह्यूमन टिश्यूज के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उनकी कम होती है, पॉलीमर जनरली इंसुलेटर्स होते हैं, तो उनका एप्लीकेशन भी उस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक। अच्छा, प्लास्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो जनरली आपने ये सुना होगा, दो टाइप में कैटेगराइज किए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का क्या मतलब है कि एक बार उन्हें आपने हीट किया तो वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, फिर आप किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हो और बार बार ये प्रोसेस जो है वो आप रिपीट कर सकते हो। मतलब एक पट रिसाइकिल टाइप आप कह सकते हो इसे, मतलब आपने उसको हीट किया, वो फिर दोबारा उसकी शेप को मोल्ड कर सकते हो, उन्हें थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। थर्मोसेटिंग्स क्या होती है कि एक बार जो उन्होंने शेप ले ली उसके बाद दोबारा हीट करके उनकी शेप आप नहीं बदल सकते। अगर मैं थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स की बात करूं तो क्या हो गया, आपके पॉलीथाइलीन हो गया, पॉलीप्रोपाइलीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक। इनको बार बार रीमेल्ट करके आप शेप दे सकते हो। पर अगर थर्मोसेटिंग की बात करूं मैं तो उनमें क्या हो गए, आपके एल्कलाइड्स हो गए, एमिनो हो गया, फिनोलिक रेजिन्स हो गया, इपॉक्सीज, पॉलीयूरेथीन्स हो गया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल है। कई बार कई एंट्रेंसेस में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, तो कौन सा पॉलीमर यूज होता है, केवलर पॉलीमर होता है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए काम में आता है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है आपकी कंपोजिट्स की। तो कंपोजिट्स मैंने जैसे पहले बताया था, ये कॉम्बिनेशन है ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट मटेरियल, या तो मेटल हो गया, या फिर आपका पॉलीमर हो गया, या फिर आपका सिरेमिक हो गया, उनका कोई कॉम्बिनेशन से हम मटेरियल बनाते हैं तो उनको कंपोजिट बोला जाता है, ठीक है। जनरली उनके पास क्या होती है, दो फेजेस होती हैं। एक तो क्या है आपका मैट्रिक्स फेज होगी, मतलब एक तरीके से ये पूरे की पूरी फेज क्या हो गई आपकी, ये मैट्रिक्स की फेज हो गई, और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, रीइंफोर्सिंग पार्टिकल्स डालते हैं, ठीक है। अब वो पार्टिकल जो हैं वो आपके पार्टिकल की फॉर्म में हो सकते हैं, या काफ़ी छोटे छोटे फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर फाइबर की फॉर्म में हो सकते हैं। ये तो मैट्रिक्स हो गया आपका, जिसमें आप ये रीइंफोर्सिंग पार्टिकल्स डालते हो, ठीक है। ये रीइंफोर्सिंग पार्टिकल जो हैं यही मेजर प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है आपका रीइंफोर्सिंग पार्टिकल जो है वो मेटल हो सकता है, सिरेमिक या पॉलीमर, ठीक है। रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स आर स्ट्रॉन्ग विथ लो डेंसिटीज व्हाइल मैट्रिक्स इज यूजुअली डक्टाइल एंड टफ मटेरियल। मतलब जनरली क्या होता है, ये जो आपके रीइंफोर्सिंग पार्टिकल्स आप डाल रहे हो ना, चाहे फाइबर की फॉर्म में चाहे पार्टिकल की फॉर्म में, वो उनके पास क्या होता है, जनरली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और लाइट वेट होते हैं, लो डेंसिटी होती है उनकी, और जो मैट्रिक्स होता है आपका वो पूरा डक्टाइल और टफ होता है। तो एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं कंपोजिट्स की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स हो गया, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट हो गया, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट हो गया, मतलब इनमें मेटल का मैट्रिक्स है, इसमें सिरेमिक का मैट्रिक्स है, कंक्रीट हो गया, ये सारे आपके कंपोजिट्स के टाइप हैं, ठीक। आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब कंपोजिट्स हमें पढ़ना होगा। अब यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग मटेरियल, मतलब किस तरीके से जो सिरेमिक है उसको उनकी स्ट्रेंथ मिलती है, उसके बेसिस पे तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, डिस्पर्जन स्ट्रेंथन कंपोजिट, पार्टिकल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट और फाइबर रीइंफोर्स्ड। मतलब इसमें क्या होता है, जो आपके रीइंफोर्सिंग पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं, थोड़े कम मतलब बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लास्ट वाले में वो फाइबर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज होती है। ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं मैं, जब कंपोजिट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है।
अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो मेन सिलेबस है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से अपने जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।